हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त जो हैं पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये क्लास जो है आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है उसके संबंधित आपका ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो यूनिट 1 में जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखेंगे कि पहले हमारा सिलेबस क्या है, किस सेगमेंट से वो कैसे क्वेश्चंस पूछने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आने वाली क्लासेस रखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं राज्य सेवा वन सेवा की मुख्य परीक्षा की ही हम बात कर रहे हैं, अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं यानी कि मेंस के एग्जाम की बात करूं, तो यहां पर हमें जो है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन में पहला जो यूनिट दिया है हमको, वो यूनिट दिया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। ये सेगमेंट जो है ये पहली यूनिट दी हुई है आपको मेंस के एग्जाम के लिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी, यहां से हमसे क्वेश्चंस पूछेगा वो। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में जो मध्य प्रदेश का योगदान रहा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, लाइक 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ है ना, यहां से आपसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति यानी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी, यहां से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां। जनजातियां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में, क्योंकि अब जब आप फील्ड पर जाएंगे, जहां पर आप काम करेंगे, वहां पर आपको इन्हीं लोगों से क्या होगा, इन्हीं से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इनके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है ना, यानी कि आपको जो है मेन ट्राइब एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी जो है ये आपको यहां पर देखना है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएं जो हैं, यानी कि मेन फेस्टिवल, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी जो है, यहां से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर फिगर है एमपी का और जो लिटरेचर है, इसके बारे में आपसे जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी कुछ टॉपिक है, पर्यटन स्थल जैसे कि आपके टूरिस्ट प्लेस हो गए। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, यानी कि जो पर्सनालिटीज हो गई एमपी की, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आज का वीडियो हमारा किस पर बेस्ड होने वाला है, आज का वीडियो हमारा यूनिट 1 का आपका सब टॉपिक यानी कि जो ए चैप्टर यहां से मैं आपको करवाने वाला हूं, यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट और मेजर डायनेस्टी जो है, यानी कि आपके इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और जो प्रमुख राजवंश है मध्य प्रदेश के, ये हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले इतिहास जो है ये कहां से प्रारंभ होता है, आपका पाषाण काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसके अलावा आपका नव पाषाण काल, ये सारे काल क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि ये होता क्या है, देन इसके बाद जो है पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, हमारे मध्य प्रदेश की जो मेजर डायनेस्टी रही है इनको हम पढ़ेंगे, ताकि हम जो है इसको एक क्रमवार इसका अध्ययन कर सके, है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास का विभाजन। अगर मैं इतिहास का विभाजन करूं तो मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट बना करके और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर सबसे पहले आपको जो है बीसी और एडी जो है इसका अंतर आपको समझ में आ जाए कि बीसी और एडी में क्या अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान लो ईसा मसीह यानी कि ईसु पप्पा, इनका जन्म जो है इसको 0 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 0। इसके पहले की जो घटनाएं हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है भैया बीसी, है ना। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पहले, है ना। और इधर क्या आ जाता है, इसको बोला जाता है एडी, यानी कि ईसा के बाद की घटनाएं।
है ना, इसको जीरो मान लिया भैया, इसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि पृथ्वी कितने साल पुरानी। तो एक क्या ले लिया, ईसा मसीह का जन्म जो है इसको क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अगर हम इसको समझे, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो हमारे इतिहास में, अगर मैं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, किसकी, इंडस वैली आपकी जो सिविलाइजेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी 2300 से 1750 मानी जाती है। कितनी, 2300 बीसी से 1750 बीसी जो है इसको माना जाता है। इसका मतलब अभी अगर मैं अभी का सिनेरियो देख लूं तो अभी जो है इसको हम मान लेते हैं 2020। क्या मान लिया, 2020, है ना, 21 मत मानो, 20 मान लो। अब मैं अगर बात करूं तो 0 से 2000 साल आपके ये हो गए, 2020 साल ये हो गए, और ये आपका 2300। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका 2 और 2 400, 4000 कम से कम 4300 साल पहले की घटना है। कहां की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कितने साल पहले की घटना हो गई, ये फिर भी मान लो आपकी कि 4000 साल पहले की घटना की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इसमें क्या होता है, अब ये जो है ये घटते क्रम में आएगा, ये घटता जाएगा इधर से और आकर के जीरो हो जाएगा, फिर यहां से ये उठता जाएगा। अब देखो और कैसे समझेंगे, अगर मैं यहीं पर बात कर लूं मौर्य काल की, है ना, मौर्यन डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, मौर्य डायनेस्टी जो है इंडस वैली के बाद में आपका इधर पे हम ले लेते हैं मौर्य डायनेस्टी। अगर मैं मौर्य डायनेस्टी की बात करूं तो 323 बीसी से 184, कितना, 323 से आपका 184 जो है ये इसको माना जाता है, कहा जाता है। देखिए कम होता जाएगा, इधर आके शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर यहां से बनना स्टार्ट होगा। तो ये आपका कौन सा काल हो गया, ये आपका हो गया भैया मौर्य काल, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मौर्य काल। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं और आगे हम आकर के देखते हैं भैया, तो इसको मान लो जीरो, ईसा मसीह का जन्म। फिर यहां से आपका जो है आपका 78 ईस्वी। अब क्या आ जाएगा, ये होता है ईस्वी, हिंदी में इसे कहा जाता है ईस्वी, और ये जो बीसी होता है इसे कहा जाता है ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले। अब यहां पर आपका 78 ईस्वी आपका क्या आ गया, शक संवत आ गया, है ना, शक संवत आ गया, शक संवत यहां से आपका स्टार्ट हो गया। इसके अलावा अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं तो आपका इधर मैं ले लेता हूं 280 आपका एडी से आपका करीब मान लो 550, है ना, 280 से 550। ये आपका कौन सा है, ये आपका गुप्त काल हो गया। क्या हो गया, ये आपका गुप्त काल हो गया भैया, है ना, ये आपका गुप्त काल हो गया। अब देखिए यहां से ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन इधर क्या था, ये घट रहा था भैया। 583 आपका जो है जन्म हुआ बुद्ध का, और 563 में मृत्यु, है ना। तो क्या हो रहा है, उधर से आप इसको आप समझने का इसको प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आगे अगर हम देखते हैं, आपने शक संवत देख लिया, शकों के बाद में आपने गुप्तों को देख लिया, गुप्तों के बाद में आपका भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण देख लो, 712 आपका मोहम्मद बिन कासिम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, इसने पहला मुस्लिम आक्रांता बोला जाता है इसको। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो गया 712। फिर और आगे बढ़ो भैया, फिर और आगे बढ़ो आप, तो वहां पर फिर आपका 1206 हो गया भैया आपका, है ना, आ गया। इसके अलावा आपका 1206 के बाद आपका 1526 देखो भैया, 1526 मुगलिया सल्तनत हो गया। फिर आपका 1857 का विद्रोह हो गया, फिर आपका 1857 का विद्रोह, उसके बाद में आपका जो है अंग्रेजी हुकूमत, फिर 1947 भारतीय स्वतंत्रता, और फिर इसके बाद हम पहुंच जाएंगे 2020। तो सबसे पहले आपको एडी और बीसी जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है भैया। इसी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एडी और बीसी क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चार्ट देखने के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, यानी ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास का जो है विभाजन अगर हम देखें तो इतिहास का विभाजन जो है स्रोत के आधार पर, देखिए 2 प्रकार से विभाजन किया गया है इतिहास का विभाजन। एक और है, उनका नाम है भैया जेम्स मील।
क्या नाम है? जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है, इन्होंने भी भैया इतिहास का विभाजन किया है और इन्होंने भी 3 पार्ट में इतिहास का विभाजन किया है। क्या किया है? 3 पार्ट में इतिहास का विभाजन किया है। हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल। कौन सा? हिंदू काल हो गया भैया, इसके अलावा आपका मुस्लिम काल हो गया और इसके अलावा जो है आपका आधुनिक काल हो गया। क्या हो गया? आधुनिक काल हो गया, है ना। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई, फिर इसके बाद लेटर मुगल आए, है ना। तो हिंदू काल हो गया, मुस्लिम काल हो गया, फिर इसके बाद आपका आधुनिक काल हो गया। तो इन्होंने जो है इस 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया है इतिहास को, इसको भी याद रखिएगा। अब दूसरा स्रोत है स्रोत के आधार पर। स्रोत यानी कि रिसोर्स। देखिए इसको कैसे समझेंगे हम? इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस कैसा लगाइए? आप ये देखिए कि जो चीज आपको अभी धरती के अंदर से प्राप्त हो रही है, ठीक है, धरती के अंदर से प्राप्त हो रही है, यानी कि आपको क्या मिल रहे हैं? किसी चीज का रिसोर्स मिल रहा है, स्रोत मिल रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए हम चलते हैं कहां पर? हम चलते हैं भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन। मृद भांड मिल गए, बर्तन मिल गए भैया, है ना। बर्तन मिले, कोई औजार मिल गया, कोई आपका जो है स्नानागार मिल गया, अन्नागार मिल गया, इस टाइप की चीजें आपको मिल गई, है ना। तो ये क्या है? ये आपके रिसोर्स होते हैं ना, सोर्स होते हैं। इन्हीं के आधार पर क्या किया गया है? इतिहास का विभाजन किया गया है। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से यहां पर आशय यह है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल से यहां पर आशय यह है कि वह काल जिस काल को जानने के लिए, क्या? जिस काल को जानने के लिए आपके पास लिखित में कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या नहीं है? लिखित में कोई भी प्रमाण नहीं है। मतलब उन लोगों ने जो है कोई लिखित प्रमाण नहीं छोड़ा था। इसको जो है प्रागैतिहासिक काल को, यानी कि प्री हिस्ट्री को, आप जो है इसको पाषाण काल भी कह सकते हैं। पाषाण यानी क्या होता है? पाषाण यानी होता है आपका पत्थर, है ना। तो आपको कुछ लाइक पत्थर की कुछ आकृतियां मिली है भैया, उसी से आप अंदाजा लगा रहे हो। तो प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल वो कहलाता है जिसमें आपको केवल और केवल क्या मिले हैं? उनके कुछ पत्थर के स्रोत मिले हैं, जिसके आधार पर उनके द्वारा यूज करने वाले कुछ आपको ऐसे एलिमेंट मिले हैं जिसके आधार पर आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल हो गया। इसके अलावा आपका आद्य इतिहास। आद्य इतिहास जो है इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। अब आद्य इतिहास, आद्य इतिहास का मतलब यह हो गया, जैसे मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको जो है पाषाण के आपको स्रोत भी मिले हैं, पत्थरों के स्रोत भी मिले हैं। इंडस वैली में आपको क्या देखने को मिली है? इंडस वैली में इनकी कुछ लिखी हुई चीजें भी आपको मिली है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाए हैं, वो अलग चीज है। लेकिन वहां पर क्या मिला है? आदि इतिहास, आधा इतिहास आपको मिल गया वहां पर इसके बारे में आपको मिला, बस आप पढ़ने में उसको क्या नहीं हो पाए हैं? सफल नहीं हो पाए हैं। तो आदि इतिहास का मतलब वो हुआ जहां पर आपको पाषाण जो है इसके भी आपको अवशेष मिल जाए और आपको लिखित में भी यहां पर जो है यहां पर कुछ अवशेष मिले। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आद्य इतिहास कहलाता है। इतिहास तो आप सभी जानते ही हैं भैया, सब कुछ मिल गया, पथरा अथरा भी मिल गया, इसके अलावा आपको इनकी लिपि वगैरह भी मिल गई, इसको आपने पढ़ भी लिया और वो किसकी कैटेगरी में आ गया? वो आपकी हिस्ट्री की कैटेगरी में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि प्रागैतिहास जो है पाषाण काल, अब पाषाण काल में भी निम्न पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके अलावा मध्य पाषाण काल ये भी रहा है, इसको भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। आद्य इतिहास को भी हम देखेंगे, इनके ईयर भी हम देखेंगे कब से कब तक थे। तो ये सारी चीजें भी हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि आप इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं भैया, थोड़ा सा हम कुछ रॉक होती है, कुछ ऐसी चट्टानें होती है जिनको हम देखकर या फिर जिनको जो है रिसर्च करके जो है उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कुछ जो है अपने आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों से भी क्या करता है, परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछता है। उन आंकड़ों को भी हम यहां पर देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास हमारा प्रारंभ होता है भैया, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ एमपी में देखें
तो आपका पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रारंभिक काल से ही दक्कन पठार का स्थल रहा है। अब भैया इसके लिए थोड़ा सा मुझे भूगोल में जाना पड़ेगा। अब आपको पता है भैया कि पैंजिया होता था, पैंथलासा होता था, है ना, पैंजिया हो गया, पैंथलासा हो गया। इसके अलावा जो है इसमें भी आपका जो है आपका गोंडवाना अंकारा लैंड हो गया, जो आपका दक्षिण तरफ आ गया, ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड। भारत जो है ये गोंडवाना लैंड जो है इसके अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश भी उसी का पार्ट है। इसी को भैया क्या बोला जाता है, भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रारंभिक काल से ही दक्कन का पठार स्थल का वह भाग रहा है। मध्य प्रदेश से निम्नलिखित प्राचीनतम शैल जो हैं ये प्राप्त होते हैं। यहां पर जो है, यहां पर मध्य प्रदेश से जो है आपको जो शैल प्राप्त होते हैं, ओल्डेस्ट रॉक प्राप्त होती हैं। इसमें होता है आपका आद्य महाकल्प चट्टान। कौन सा? आद्य महाकल्प रॉक्स जो है, ये चट्टान जो है, इनकी अगर मैं बात करूं तो विंध्य व दक्कन ट्रैप का आधार जो है ये आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड की गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानें, नीस, सिल तथा डाइक भी इसी सेल से जो है निर्मित है ना। आपकी अगर पूछा जाए कि भैया गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानें, नीस, सिल तथा डाइक जो है ये आपकी किससे निर्मित चट्टानें हैं, तो आद्य महाकल्प चट्टानों से हैं। आपका अगला है धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ आपका जो रॉक शेल है, ग्रुप ऑफ रॉक शेल है। अगर मैं इनकी बात करूं तो हमारा जो बालाघाट है, यहाँ की जो चिल्पी श्रेणी है, इसके अलावा छिंदवाड़ा की सौंसर श्रेणी जो है, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड विंध्य के मध्य बिजावर श्रेणी जो है ये इसमें आती है। और इसमें क्या नहीं मिलते आपको, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। धारवाड़ सेल समूह की जो चट्टानें होती है इसमें आपको जीवाश्म जो है ये प्राप्त नहीं होते हैं, जीवाश्म आपको इसमें नहीं मिलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ सकता है, आपको सीधा धारवाड़ सेल समूह जो है ये लिख करके आ सकता है ना। अगला देखते हैं प्यारे दोस्तों, अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा पुराना सेल समूह, है ना। पुराना सेल समूह यानी कि ओल्ड सेल ग्रुप जो है ये कहां पर है भैया, ये आपका बिजावर श्रृंखला कहां पर है, पन्ना और ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा विंध्य सेल समूह यानी कि विंध्य रॉक समूह जो ग्रुप है ये आपका जो है रीवा से चंबल तक विस्तारित है। सोन घाटी, कैमूर, भांडेर और जो आपकी रीवा श्रेणी है यहां पर आपकी विंध्य रॉक ग्रुप जो है ये पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह जो है ये सतपुड़ा व बघेलखंड में विस्तारित है। पेंच घाटी हो गया, मोह पानी हो गया, पचमढ़ी हो गया, देनवा, बागरा आदि कोयला क्षेत्र जो है ये आपके गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका अगला क्या है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या हो गया भैया, डेक्कन प्लेटू। तो बाग तथा लमेटा स्तरों के निक्षेपण से ज्वालामुखी क्रिया पश्चात बेसाल्ट निर्मित मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है ये क्या हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से जो आपका उससे निकला है ना, उससे जो है बेसाल्ट चट्टान जो है यहां पर निर्मित हुई है। बेसिकली मालवा का पठार जो है हमारा, यहां पर दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो हैं ये यहां पर पाई जाती हैं। इसके अलावा तृतीयक सेल समूह, एक और सेल समूह है तृतीयक सेल समूह। गोंडवाना महाद्वीप जब टूटा दोस्तों तो इसके पश्चात क्या हुआ, दक्कन के पठार को वर्तमान रूप मिला है। गोंडवाना महाद्वीप जो है इसके विस्थापित होने के बाद में जो आपका दक्कन प्लेटू है इसको आज का वर्तमान स्वरूप मिला है। इसी समय टेथिस सागर, टेथिस सागर का नाम तो आपने सुना होगा। हिमालय जो है ना, हिमालय जो है ये जो हमारा आज का हिमालय, हिमालय की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वत, भारत जो है अरावली जो है दुनिया की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और भारत जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। हिमालय जो है ये क्या है, नवीन पर्वत है ना, नया है, तभी तो अभी ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी फिर से देखा आपने हिमालय की हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई है ना, तो ये अभी नया है ना, इसीलिए तो इतना जो है बड़ा है, नया है एकदम, इसलिए है ना। तो हिमालय का जो है ये नया है आपका, तो हिमालय का ही आपका जो टेथिस सागर से ही जो है निक्षेपण हुआ। आपने ये वाला जो हमारा पोर्शन है उसके लिए हम भूगोल जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। और निक्षेपण के मोड़दार होने से ही आपका हिमालय पर्वत बना। स्पष्टतः प्रदेश में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का प्रतिनिधित्व तो मिलता है जो इसकी ऐतिहासिकता का स्वयमेव साक्ष्य उपलब्ध कराता है ना। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूं तो
यहां पर भारत की अगर एक्सपेक्ट में बात करूं तो यहां पर भी जो है आपको नवीन से नवीन और आपकी पुरानी से पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं, चट्टानों का समूह जो है ये भी देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा यहां हुए उत्खनन व पूरा शोध उपरांत उपकरणों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को जो है निम्न कालों में बांटा जा सकता है। मतलब कि अगर मध्य प्रदेश जो है हमारा, यहां पर जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहां पर जो खुदाई हुई है, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं वो जो यहां पर उन्होंने जो खुदाई की है उससे जो अवशेष उनको प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल जो है उसको भी कई चरणों में बांटा गया है। अब कितने चरणों में बांटा गया है, वो चरण कौन कौन से हैं, कब से लेकर के कब तक रहे हैं, उन सभी चरणों को हम क्रमवार देखेंगे। फिर इसके बाद में हम पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल, इसको हम देखेंगे। फिर आगे की जो हिस्ट्री है उसको भी हम कवर करेंगे। मौर्य काल में जो है मध्य प्रदेश की क्या योगदान रहा, इसके अलावा जो है विदिशा एक बहुत प्रमुख केंद्र रहा हमारे मध्य प्रदेश का, उसका क्या रहा है भैया। कलचुरी आपका वंश क्या था, इसके अलावा आपके जितने भी वंश जो है मध्य प्रदेश में हुए उनको हम एक क्रमवार अध्ययन करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो है इनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आप उत्तर जो है बहुत अच्छे से लिख पाए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और अगली वीडियो जो है उसमें हम आने वाले जो टॉपिक है उनको कवर करने वाले हैं। और आपको जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं, हमारा जो है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो है इसका कंप्लीट आपका क्या चल रहा है भैया, कंप्लीट आपका इसका कोर्स चल रहा है। ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप हमारा कोर्स परचेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मेरे साथ जो है फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे साथ जो है अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी साथियों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी का भैया लाभ हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे दोस्तों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।